नमस्कार। मैं डॉक्टर पारुमिता चौबे फिर से आपके साथ अंतर्निवेश के एक और नए एपिसोड के साथ। जैसे कि पिछले बार ही हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमारी चर्चा शुरू की थी और इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज का भी हमने थीम रखा है। आज का जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड जो टॉपिक है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। आज मैं बहुत अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि आज हमारे साथ इसी विषय को चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सतीश चंद्र। और डॉक्टर साहब ने पीएचडी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमपी से किया है। साथ ही उनका एमएड स्पेशल एजुकेशन में रहा है जो कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है। सर रजिस्टर्ड आरसीआई प्रैक्टिशनर है और इनका लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है हियरिंग इम्पेयरमेंट के फील्ड में। और आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर उपासना रे, मैडम नमस्कार। डॉक्टर सुमिन प्रकाश, नमस्ते सर, मोस्ट वेलकम। सतीश जी, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। आप हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में हियरिंग इम्पेयरमेंट को प्लेस किया गया है स्कूल्स और हायर एजुकेशन में, एक ब्रीफ समरी हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद हम लोग पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे। पारुमिता जी, हेलो। यस, हेलो। हाँ, हमारे साथ अभी अभी रजनीश जी जुड़े हैं। नमस्कार रजनीश जी। नमस्ते सर। रजनीश जी भी हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट आज हैं। ओवर टू सतीश जी। आप शुरू कर सकते हैं। जी मैम, बताएं। जी मैं शुरू करूं मैम? जी जी बिल्कुल जी। आज का जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। रजनीश जी ने ये डिस्कशन के लिए मुझे जब बात की, शेयर किया, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा कार्य है कि इस तरीके की डिस्कशन होने चाहिए के समय में जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्रॉब्लम्स फेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही रहा है और फील्ड में जो कंडीशंस रियल ग्राउंड में हम देखते हैं, खासकर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के इंक्लूजन को लेकर के, तो अभी भी बहुत मुश्किलात हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और रिसर्च में एक एटीट्यूडनल जो ग्राउंड डिस्कशन करते हैं कि एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है, टीचर्स फेवर करते हैं, वहां तक बात ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो सपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, और इसके टीचर्स में एटीट्यूड में चेंज आया, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी एटीट्यूड में अभी भी उतना जो हमें डिजायर्ड लेवल चाहिए उस तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलता। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जो है बैरियर के तौर में काम करता है। तो इस तरीके से अभी बहुत से प्रॉब्लम से इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके इंक्लूजन को लेकर के बहुत चैलेंजेस या बहुत बैरियर्स को फेस कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अगर मैं चाहूँ तो आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ, आइडेंटिफिकेशन में ही बहुत से इश्यूज हैं, बहुत मुद्दे हैं। और जितनी जगह मैं जुड़ा हूँ या मैंने स्कूल्स विजिट किए हैं, वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट सर्विसेज और एटीट्यूडनल बैरियर को लेकर के आज भी एग्जिस्ट करता है। जी उपासना जी। नहीं, हम आपके साथ एकदम सहमत हैं सर जी। खाली हमारा एटीट्यूडनल बिहेवियर में टीचर्स के प्रति प्रॉब्लम नहीं रहता है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहता है। और साथ में आपका इनके साथ भी मतलब, क्योंकि देखिए टीचर्स आर पेरेंट्स समवेयर और द अदर, हम अभिभावक भी हैं, और अभिभावक का जो ये अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की जो चाव है, उसके जो रैट रेस में जो दौड़ाने का चाह है, वो उसको इंक्लूसिव सेटिंग में हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं देता है। मैंने जो आर्टिकल देखा है, मैंने अपने पीएचडी के दौरान भी देखा है सर जी कि
मतलब बच्चे बोलते थे बहुत स्लो हो जाता है मैम, तब तक में तो मैं बहुत सीख लूंगा। हालांकि एक नया इनिशिएटिव आया है सुमिन जी अभी एनसीईआरटी का, दे आर इन द क्लासरूम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द जीनियस स्टूडेंट, जो कि आज तक नहीं हुआ है। क्लास में हम नॉर्मल बच्चों को या स्लो लर्नर्स को एनहांस करने की बात करते हैं, एवरेज और स्लो लर्नर्स को हम डिफरेंटली एबल्ड को आज तक कंसंट्रेट करते थे, लेकिन अच्छे बच्चों के भी बहुत सारे नीड्स हैं जिसको हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि जो हाँ, बच्चा बिल्कुल। ज्यादा क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंस लेवल पे भी हाई होता है, उसके साइकोलॉजिकल नीड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं सर। डिफरेंट होते हैं जी। तो ये जो हाँ ये जो क्लैश है अभी हमारा केस है सुशांत सिंह राजपूत का, पता नहीं रहा होगा, लेकिन वो हमारे बहुत अब ये क्वेश्चन उठ जाता है कि समवेयर ये जो बच्चे हैं इनको हम लोग मेंटली हील के नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये भी इशू इसके चलते उनको जो हम लोग इंक्लूजन नहीं सिखा पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे भी पीछे रह जा रहे हैं, और ये संवेदनशीलता और ये ग्रास रूट के साथ जुड़ नहीं पाने के लिए वो बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे चल के पीछे रह जा रहे हैं। हाँ, जो घटनाएं जो घट रही है सर। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब से ये समझना चाहूंगा कि सर ये हमारे जिस हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की आपने बात की, तो ये बच्चे जो हैं ये इनकी क्या आवश्यकताएं होती है, ये कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे ही हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, और कैसे दरअसल समझे हम इसको? देखिए सुमित जी, क्या है, अगर हम कुछ दिव्यांगताओं की कम बात करें तो उसमें एक तो श्रवण बाधिता है और आपका दृष्टि बाधिता है, और जो ऑर्थोपेडिक उसकी बात करें, जो संचलन में प्रॉब्लम होती है, ये अगर हम देखें तो ये काफी आसानी से दिख जाते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड को थोड़ा सा समझने के लिए अलर्टनेस या थोड़ा जागरूकता या सतर्कता ज्यादा दिखाई मतलब जरूरत होती है। तो इनकी अगर पहचान की बात करें, इनको अगर हम बहुत जल्दी पहचान लेते, जैसे हम देखें कि हियरिंग का जो प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे में एक निश्चित एज ग्रुप में आता है या बहुत जल्दी एज ग्रुप में आता है, और अगर वो जल्दी पहचान नहीं हो पाती, अगर उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम नहीं करेंगे और अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं करके हम उसको अर्ली इंटरवेंशन नहीं दे पाते हैं, उसके लिए जो चीजें, जो सपोर्ट सिस्टम या जो उपकरण हमें चाहिए उस बच्चे के लिए, वो अगर नहीं दे पाएंगे तो उसकी लैंग्वेज, उसकी स्पीच, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका सोशल रिलेशनशिप, इन सब एस्पेक्ट पे असर पड़ता है। तो इनको पहचानने में सबसे जो आसान बात है, अगर हम देखें, घर के लोग जो है वो, अगर बच्चा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है या उसकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है, या जो टाइम है कि इस टाइम तक बच्चे को बेबलिंग या साउंड प्रोडक्शन की उसमें या लैंग्वेज डेवलपमेंट के फेज में आ जाना चाहिए, उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको संदेह उस पर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम डिले करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है कि फिर उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उस तरफ जितना तेजी से बढ़ता जाएगा, और अगर वो फेज निकल गया तो फिर बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। और जब तक हियरिंग प्रॉपर हियरिंग है नहीं है, डिफिकल्टी कितना है, लॉस कितना है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तब तक हम उसको जो है इंटरवेंशन नहीं दे सकते, और इंटरवेंशन नहीं दे पाएंगे तो उसके जो डिसेबिलिटी की संक्षेप में आपने बहुत अच्छे से बताया कि इनकी क्या आवश्यकताएं हैं और किस समय हम कम नहीं कर पाए, क्या करना चाहिए। एक और प्रश्न यहाँ पे दिमाग में आता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को क्या थोड़ा नहीं सुनाई देना, या ये जो जिसको हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड कह रहे हैं, क्या इसका कोई मानक है जिससे हम समझते हैं कि ये बच्चे या ये व्यक्ति ही हियरिंग इम्पेयर्ड? हाँ, वैसे तो मानक है, उसमें जो कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाइंड, वो कैटेगरी उसका दिए हैं। हियरिंग का जो लॉस है उसकी, हियरिंग की एबिलिटी है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से
लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति वो डिग्री और उसको नहीं भी समझता है तो भी इनकी पहचान कर सकता है। जैसे अगर एक बच्चे को आप उसके आसपास, उसके कान के पास अगर आप कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ताली बजाते हैं या कुछ दूसरा साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है, तो जो घर में लोग जिनको ऑडियोमेट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो लोग भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और ये एक बच्चे का वर्क राइट है कि उसका हियरिंग से रिलेटेड स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जब अगर वो स्क्रीनिंग हम उसकी करेंगे तो अगर हियरिंग लॉस है ये संदेह अगर होगा तो हम उसका फॉर्मल टेस्टिंग के लिए, असेसमेंट के लिए डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं और वहां पर दूसरे टेस्ट को इम्प्लीमेंट करके हम उसका पूरा जो नेचर और लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, तो उसके हिसाब से इंटरवेंशन हम तय कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि स्क्रीनिंग के लिए हम घर से ही शुरुआत करें और उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अच्छे से इस बात को, अगर कहीं संदेह प्रकट हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करके उसका सलाह मशवरा करके परामर्श। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे बस एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि दो शब्द हम लोग सुनते हैं बराबर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड और हार्ड ऑफ हियरिंग या डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। इनमें क्या कोई जो फर्क है आप थोड़ा बता पाएंगे संक्षेप में? जी, ये बेसिकली अगर हम देखें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट तो बड़ा टर्म के तौर में मानते हैं, और हार्ड ऑफ हियरिंग का जो रेंज है वो आपका 50 डेसिबल से और 60 डेसिबल के आसपास का जो लॉस है उसमें आता है। और इम्पेयरमेंट अगर हम कहें तो इम्पेयरमेंट का जो नेचर है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ भी हो सकती थी, ये बड़ा टर्म माना जाता है। और हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है जो लोग ऊंचा सुनते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन उनको सुनने के लिए थोड़ा सा आपको लाउड साउंड जो है क्रिएट करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो आसानी से सुन पाते हैं। इसकी अगर रेंज हम देखें तो 50 से 60 डेसिबल के आसपास जो है तैरती है या रहती है। उस कैटेगरी के जो उस लेवल में जो हियरिंग लॉस रखते हैं उनको हम हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी में शामिल करते हैं। जी 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 बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर सतीश, मेरा आपसे ये सवाल है, अभी तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्या रेंज है हियरिंग इम्पेयरमेंट का। हमें ये विस्तार से बताइए, ये स्क्रीनिंग या आइडेंटिफिकेशन की अभी लेटेस्ट क्या टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में? देखिए, स्क्रीनिंग के लिए तो अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो कुछ तौर तरीके हैं जो डॉक्टर्स और सामान्य लोग या स्पेशल एजुकेटर या टीचर्स या पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो होती है कि उसका बच्चे का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके उसके एक्शंस क्या है, रिएक्शंस क्या है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो नहीं करते हैं साउंड्स के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो उन्हें हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, स्क्रीन कर पाएंगे कि इस बच्चे को शायद हियरिंग लॉस है। ये बहुत फंडामेंटल शुरुआत है, मतलब बेसिक शुरुआत है। तो अगर ये जब हमें पता चल जाता है कि एक सामान्य स्तर पर जिस साउंड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए बच्चे को, उस साउंड को वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जबकि जिसकी नॉर्मल हियरिंग है वो बच्चा उसी लेवल पे रिस्पॉन्ड करता है, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है साउंड आने पर, तो ऐसी स्थिति में वो तुरंत डॉक्टर के पास या जो भी ENT हैं या ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनके पास सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे लोग आते हैं पेरेंट्स, फैमिली, नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और स्कूल गोइंग अगर बच्चे हैं या स्कूल में एडमिट कराने के लिए लोग लेके गए हैं अपने बच्चे को, तो वहां पर जो टीचर है वो चेकलिस्ट होती है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, अभी जिसको हम समग्र शिक्षा अभियान बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत ऐसी चेकलिस्ट बनाई गई है। उन चेकलिस्ट में कुछ ऐसे डिसेबिलिटी से रिलेटेड सवाल होते हैं जो वो पेरेंट्स से पूछते हैं, और विजुअल इम्पेयरमेंट को लेकर के भी होते हैं और हियरिंग इम्पेयरमेंट को लेकर भी होते हैं। कि जैसे कुछ एक सवाल का नमूना होगा वो मैं बताता हूँ कि जैसे बच्चा जो है उसे संदेह हुआ कि इसको सुनने में तकलीफ है, तो वो गार्जियंस को पूछ सकता है कि क्या ये बहुत तेज बोलने में सुनता है
या आसपास तेज शोर होने में भी ये रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता है, इस तरीके से सवाल का एक चेकलिस्ट उनके पास रहती है जो टीचर सामान्यतः उन बच्चों की पहचान, प्रारंभिक पहचान करने के लिए उस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके दूसरा तरीका हम ये अपनाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें एक ट्यूनिंग फोर्क जो है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी चिमटे जैसी संरचना होती है, दो इसमें हिस्से आगे को होते हैं, अगर उनको हम आगे वाले हिस्सों को दबाएं और छोड़ें तो वो कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर उस लेवल का जो साउंड जो क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो बच्चा सुन के रिस्पॉन्ड करता है, चौंकता है या कुछ इधर उधर देखने या सुनने की कोशिश करता है, तो हम ये मानेंगे कि वो जो है बच्चा सुन पा रहा है, उसका हियरिंग जो है ऑलमोस्ट ठीक है। डॉक्टर्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं, सामान्यतः वो घरों में नहीं होता है। तो एक तो तरीका ये है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आजकल ऐप बेस जो है क्या नाम बहुत से मेथड या टेस्ट आ गए हैं, उसमें से कितने ऑथेंटिक हैं इस पे अभी एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत कम सारे ऐप्स जो हैं ऑथेंटिक नहीं है, बहुत कम ऐप्स हैं जो ऑथेंटिक है। फॉरेन रिसर्च थी, उस बंदे का मैं नाम भूल गया रिसर्चर का, अभी अपने इंडिया में शायद मैंने ऐसी कोई रिसर्च नहीं, जिन्होंने हियरिंग एप्स को हियरिंग टेस्टिंग के लिए जो एप्स बने उनके कंपैरिजन को लेकर के रिसर्च किया कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनका ऑथेंटिसिटी क्या है, वो ऑडियोमेट्री के कितने मानकों को पूरा करते हैं। तो WHO का एक नाम लेना चाहूंगा। WHO ने एक हियरिंग को मेजर करने के लिए ऐप जो है यूज किया है, हियर WHO। तो उसको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। कुछ केसेस में जो एडल्ट हैं, बच्चों के से बड़े हैं या बच्चों के घर में पेरेंट्स हैं, वो जागरूक हैं, तो उसको लेकर के उसका वो उपयोग करके हियरिंग के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये बुनियादी जो तरीके हैं अभी तक चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर फॉर्मल असेसमेंट की बात करें, तो फिर हमें जो साइंटिफिक टेस्ट हैं ऑडियोमेट्री के, ऑडियोलॉजी के फील्ड में, उन टेस्ट का डॉक्टर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं, और उन टेस्ट पे हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं। ओके, हाँ सर जी, ये बताइएगा कि स्क्रीनिंग करते वक्त हम कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करते हैं? जी मैम, आप एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, देखिए स्क्रीनिंग करने के लिए आप बोल रहे हैं जो जितने जल्दी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें स्क्रीनिंग के तहत उतना ही बढ़िया है। हम ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीनिंग करने में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? अच्छा जी, स्क्रीनिंग में अगर हम देखें तो सबसे बुनियादी जो चैलेंज है या बाधा है या परेशानी है वो यही आती है कि जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उतना अवेयर नहीं है कि जल्दी से आइडेंटिफिकेशन करना बच्चे के लिए कितना बेहतर होगा, क्योंकि उसको अर्ली इंटरवेंशन हम कुछ दे पाएंगे, कुछ चीजें हम उसको या उपकरण या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल करा पाएंगे। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स से लेकर के, कम्युनिटी मेंबर्स से लेकर के और हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी कई बार दिखती है। हालांकि रूरल एरिया में देखें तो वहां पर ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम तो है ही, इसके साथ साथ वहां पर एक मुद्दा और भी है, प्रॉब्लम और भी है कि वहां पर ट्रेन मैन पावर नहीं है, उस तरीके के लोग या सर्विसेज की डिलीवरी नहीं है। तो पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे में लैंग्वेज नहीं आ रहा तो या वो सुन नहीं पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो कहते नहीं अभी ठीक है, थोड़ा एज के बाद वो सुनने लगेगा, इस समय तक सुन लेगा, तो थोड़ा डिले होता है कई बार कुछ बच्चों में। ये लापरवाही सामान्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अवेयरनेस की कमी की वजह से ये रह जाती है। एक तो सबसे बड़ा मुश्किल ये है। दूसरा है कि लोगों को ट्रेन मैन पावर वहां पर नहीं है, तो सर्विसेज की डिलीवरी नहीं है। और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ANM हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो गांव में रेगुलर विजिट करते हैं, वो भी उतना अवेयर नहीं है कि इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करके प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करें या उनको अवेयर करें कि इस तरीके की जो चीजें हैं उनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये बाद में बच्चे के लिए ज्यादा रूप में सामने आएंगे। जबकि यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हमारे जो ANM है या दूसरे और हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। ये कुछ बुनियादी या बहुत ग्रासरूट लेवल के जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा आते हैं स्क्रीनिंग करने में। जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है,
और उसी वजह से जो प्रॉपर जो एटीट्यूड है, समझ है, वो नहीं बन पाती, इसलिए देरी से निर्णय लेते हैं, इंतजार करते रहते हैं, ट्रेन मैन पावर नहीं है, और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, दूसरे सपोर्ट के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कम है। जी सर जी, मैं आपके साथ एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता है पेरेंट्स में, जो मेरा बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या मेरा बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, ये कहने के लिए। क्यों रजनीश जी? बिल्कुल बिल्कुल ये जैसे कि मैं अपने पीएचडी के दौरान आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मतलब बच्ची थी हियरिंग इम्पेयर्ड सर जी, और इतनी प्यारी थी। हालांकि यहाँ पे हम किसी के भी रूप रंग की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन शी वॉज रियली ब्यूटिफुल सर। लेकिन उसके पता है, हमेशा पिताजी आते थे उसको लेने के लिए, पिताजी के साथ ही आती थी जाती थी, हमेशा इशारों से भी अपनी पिताजी की बातें किया करती थी। तो हमसे तब तो मैं धीरे धीरे साइन लैंग्वेज सीख रही थी, तो मुझसे क्लास टीचर ने शेयर किया कि इसकी माँ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई जो उन्होंने एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए इस बच्ची का मुंह नहीं देखती है। तो उसको जो भी लालन पोषण करते हैं तो उसके पिताजी करते हैं, और मतलब शी वाज टोटली अगेंस्ट। उनको ये एकदम मंजूर ही नहीं था कि उनके पति ने ये स्टेप लिया कि आई विल सेंड हर टू अ हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल, जो वहां पे जाएगी तो अपने जैसे बच्चों के साथ मिलेगी, वहीं से वो सीख पाएगी। वो पहले कुछ दिनों से साइन लैंग्वेज सीखेगी, तभी एक इंक्लूसिव सेटिंग में वो सक्सेसफुल हो सकेगी। ये उसके पिताजी का डिसीजन था, जिसको उसके माताजी ने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द चैलेंजेस जो है बच्चे को ले आके स्क्रीनिंग कराना, एक्सेप्टेंस भी है। ये पेरेंट्स की ओर से एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस ना होने के पीछे भी वो ग्राउंड जो है अवेयरनेस का बनता है कि उनमें उस तरीके का अवेयरनेस या वो समझ नहीं विकसित हो पाई अभी तक है कि कैसे कोई बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसका दोष क्या है। ये जो चेंज है अवेयरनेस, ओपिनियन और फिर एटीट्यूड तक ले जाता है, उसी से फिर डिसीजन या दूसरे एक्शंस पेरेंट्स के या कम्युनिटी मेंबर्स के या दूसरे स्टेक होल्डर्स के प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा पॉइंट आपने शामिल किया। थैंक यू मैम। मैं रजनीश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिस्कशन को आगे बढ़ाइए और अगला सवाल पूछिए। मैं सतीश सर से यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ रजनीश जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सतीश सर से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सर, यदि बच्चों में जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेज होता है, तो कुछ पेरेंट्स ये वेट करते रहते हैं कि इतने दिनों के बाद में उनमें हियरिंग कैपेसिटी लौट आएगी, तो पेरेंट्स को कितने दिनों तक इसमें इंतजार करना चाहिए? देखिए, हम इसमें इंतजार करने वाली जो बात है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आजकल ऐसे टेस्ट और ऐसे तरीके हमारे पास मौजूद हैं, और खासकर जो पढ़े लिखे समाज में जो लोगों को जानकारी है या बहुत हद तक नहीं भी है, तो हमको स्प्रेड करना चाहिए अपने लोगों को के साथ शेयर करके कि हियरिंग लॉस हो या ना हो, प्रॉब्लम हो या ना हो। मैंने इससे पहले एक बात शामिल की थी, इंक्लूड की थी कि जो स्क्रीनिंग है या आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्रयास होते हैं, वो प्रयास बच्चे का बर्थ राइट है। वो जन्म लेने के कुछ सप्ताह के भीतर ही हमें वैसे प्रयास करके देखना चाहिए कि अगर साउंड प्रोड्यूस होता है उस बच्चे के आसपास और वो रिस्पॉन्ड करता नहीं करता, अगर संदेह लगता है तो तुरंत हमें प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उस बच्चे को ले जाना चाहिए। और संदेह हो तो भी, ये जरूरी नहीं कि हियरिंग लॉस का संदेह है तभी ले जाएंगे, आप बिना संदेह के भी कर सकते हैं। वैसे अगर इंतजार करने की बात करें तो वो 1.5 साल के आसपास तक जो है या उससे पहले कुछ रेंज आगे पीछे थोड़ी सी रहती है, वहां से बेबलिंग या वर्डिंग जो है शुरू होती है। तो उस तरीके से वो वहां तक तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे फिर भी सहमत नहीं रहूंगा। मेरा जो सोचना है या दृष्टिकोण है वो ये है कि हर गार्जियन को या माँ बाप को
ये ध्यान रखना चाहिए कि हर हालत में जहां जितनी जल्दी संदेह हो या ना हो, फिर भी कुछ ऐसा करना चाहिए सलाह मशवरा लेकर के या अपने आप कुछ परफॉर्म करके कि उसका हियरिंग लॉस है या नहीं है, ये कुछ हद तक हमें आइडेंटिफाई हो जाए। और उसके बाद जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके पास संपर्क के लिए मिलना चाहिए अगर उसे संदेह। अगर संदेह में हियरिंग लॉस निकलता है तो ठीक है, अर्ली आइडेंटिफाई हो गया। अगर नहीं भी होता है तो कोई इशू नहीं। तो इंतजार करने का वैसे मुझे लगता है बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा कि इतने समय तक हम इंतजार करें। मेरा राय तो ये है जी। वैसे तो लैंग्वेज डेवलप होने का जो एज है, उस समय तक अगर वो चाहे तो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी संभव हो। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनिंग के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। विद्वानों ने ये सलाह दी है या जो रिसर्च है वो ये कोट करते हैं कि हमें जन्म के कुछ सप्ताह के भीतर फॉर्मल तौर तरीके हैं जो हम घर में कर सकते हैं, या डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स के साथ सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। उन टेस्ट के माध्यम से हमें स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर, इंतजार करना नहीं चाहिए। मैं इस पक्ष में बहुत अच्छे से आपने बताया कि माता पिता का क्या दायित्व है, आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्या दायित्व है, दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आशावाड़ी भी इसमें हो सकती है, उनका क्या दायित्व है। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें शिक्षकों की क्या, जो जनरल टीचर्स हैं स्कूल में, क्या उनकी भी भूमिका है इसको स्क्रीनिंग करने में? हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं और स्कूल में जब एडमिशन के लिए बच्चे पहुंचते हैं, तब सबसे ज्यादा जो रोल है टीचर का शुरू होता है, जनरल टीचर का। हालांकि उससे पहले जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो इटिनरेंट टीचर के तौर में अभी भी यूपी में खासकर बहुत सी स्कूलों में कार्यरत हैं, और वो डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे बच्चों के आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, उनको काउंसलिंग भी करते हैं, परामर्श भी देते हैं, माता पिता को जागरूक भी करते हैं। लेकिन जनरल टीचर का रोल बहुत ज्यादा है स्पेशल एजुकेटर्स के मुकाबले अगर हम देखें, क्योंकि बच्चा जैसे ही उनके पास आया, तो बच्चा उनके पास आया, अब वहां पर अगर उनको ऐसा एहसास होता है कुछ समय तक, शुरुआत में जैसे मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है, ये वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं समझ पाया और उन्होंने एडमिशन ले लिया, बच्चा क्लास आने लगा। और जैसे जैसे उनको एहसास हुआ कि इसको हियरिंग लॉस है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो फिर क्या करेंगे कि उसको या तो फिर उसके हिसाब से जो मेथडोलॉजी है, जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, मटेरियल है, उस सबको वो फोकस नहीं करते और वहां से बच्चा एक्सक्लूड होने लगता है। तो इससे पहले तो वो ये करे कि बच्चे को सामान्यतः, हालांकि ट्रेनिंग्स में उनके सिखाया जाता है, लेकिन मैंने अपने रिसर्च के दौरान ये देखा कि ज्यादातर टीचर, जो जनरल टीचर्स हैं, वो इस तरीके के बच्चों की इंक्लूजन को लेकर के एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत ज्यादा फेवरेबल एटीट्यूड नहीं रखते हैं, और जो मेजर्स अपनाने हैं, जो असेसमेंट करना आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको भी जनरली वो फॉलो नहीं करते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, बोले नहीं ये टल जाए तो अच्छा है। इस तरीके का जो, हालांकि रिसर्च में बात आती है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वैसे तरीका ये है कि उनको अपना एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, उसमें जो क्वेश्चंस हैं गार्जियन से पूछना चाहिए, और उसके बाद कुछ टीचर्स करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से करते भी हैं, तो उसके बाद अगर उनको लगता है माँ बाप का जो रिएक्शन या पेरेंट्स का जो रिएक्शन आया उस बच्चे की हेयरिंग को लेकर के, जो क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद उनको रिकमेंड करना चाहिए, अगर उन्हें संदेह लगता है कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, हेयरिंग से रिलेटेड लॉस हो सकता है, तो उन्हें तुरंत किसी ऑडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर या ईएनटी के पास भेजना चाहिए। पहली भूमिका तो ये है। अगर बच्चा क्लासरूम में आ गया तो उसके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच को उन्हें यूज करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लर्नर्स हैं वो अलग अलग स्टाइल के लर्नर्स होते हैं क्लास में। कोई ऑडिटरी होता है, कोई विजुअल होता है, कोई टेक्टाइल होता है, अलग अलग जो लर्निंग स्टाइल्स है। तो उसके हिसाब से हम उस बच्चे के लिए मटेरियल अपना डेवलप करें, ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए। और जो मेथडोलॉजी है, वो मेथडोलॉजी को उनके हिसाब से ही हम चेंज करें, अडॉप्ट करें,
और कंटेंट को भी हम उसी तरीके से प्रेजेंट करें या सिंप्लीफाई करें या एनालाइज करके उसको ब्रेक डाउन कर लें, ताकि उनको सीखने में सभी योग्यता वाले बच्चों को सीखने में आसानी हो। तो ये कुछ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे पास समय की सीमा है, आखिरी हम लोग 5 मिनट पे आ गए हैं, तो आप बस 2 मिनट में हमें समझाइए कि इंक्लूसिव एजुकेशन में HI को किस तरह से देखा जा रहा है। क्या समस्याएं हो रही हैं, अगर हम ऐसे सरल शब्दों में केवल HI तक ही अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का बैरियर, ओपिनियन का बैरियर अभी भी है, और ये बीच में भी बात आ गई हमारे इंटरेक्शन में, क्योंकि जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम नहीं है उन बच्चों के लिए। जिस तरीके की सुविधाएं चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपी रूम चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, उस तरीके की फैसिलिटीज हमारे जो रूट, खासकर शहरों के सभी स्कूलों में भी नहीं है, और मेट्रोज के भी सभी स्कूलों में वो फैसिलिटीज नहीं है। और सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स में, तो मुझे लगता नहीं, मैंने MP और UP के ज्यादा स्कूल विजिट किए, वहां पर अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारा, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चे हों, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हों, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हों। ये जो आपका ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है उनकी बात अलग है, उनको लेकर के बैरियर हैं, लेकिन इन बच्चों को लेकर के जो सपोर्ट सिस्टम, सर्विसेज, फैसिलिटी चाहिए, थेरेपी चाहिए, उनकी फैसिलिटीज नहीं है, काउंसलर नहीं है। तो ये जब बुनियादी चीजें अगर नहीं होंगी तो निश्चित रूप से उनको हम जो है सही तरीके से या सही मायने में हम उनको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और उनको वो जो बैरियर उनके रिड्यूस अगर हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वो सिस्टम से धीरे 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 करके वो बाहर हो जाएंगे। तो ये 2-3 जो शब्द हैं इनको बड़े रूप में मैंने बोल दिया। चाहे हम ऐसे बात कह लें कि कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अभी बहुत बदलाव लाने की जरूरत है, और क्लासरूम मैनेजमेंट के नए टेक्निक्स, तौर तरीके सीखने बहुत जरूरी है। ये एक बात है। रिसोर्स और सपोर्ट सिस्टम हमें जुटाना बहुत जरूरी है। मैं यहीं तक सीमित करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश चंद्र सर, आपने बहुत अच्छे से आज हमें एक्सप्लेन किया हियरिंग इम्पेयरमेंट की बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन से शुरू करके किस तरह से असेसमेंट हो सकती है, क्या टेक्निक्स है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, पेरेंट्स की क्या भूमिका है, और साथ ही साथ जो हम लोग चैलेंजेस इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे वो स्कूल हो या हायर हो, हर परिप्रेक्ष्य में हम लोग के साथ बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन जरूरत है कि हम अपने चश्मे को जरा साफ करें, अपनी दृष्टिकोण को बदलें और सभी को एक साथ लेके एक इंक्लूसिव एक सोसाइटी का निर्माण करें। मैं साथ ही साथ हमारे साथ जो उपस्थित पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर उपासना रे, मिस्टर रजनीश कुमार आर्य, डॉक्टर सुमिन प्रकाश, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, और आप सभी को फिर से पुनः धन्यवाद है। नमस्कार। अगले एपिसोड में अंतर्निवेश के अगले एपिसोड में इसी चर्चा को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे, और हमारे सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन से हो, चाहे डिसेबिलिटी स्टडीज से हो, या बच्चों की टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए जो भी सवाल है, हमारे यूट्यूब के चैनल के इनबॉक्स में डालिए, ताकि हम लोग अपनी जो चर्चा को और मनोरंजक और इंटरेस्टिंग और ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के परिप्रेक्ष्य में जो नीड्स हैं उसको हम लोग अपने आने वाले एपिसोड्स में उसको लेके चर्चा कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।